नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में। तो पहले ही हम 2 सेट लगा चुके हैं और आज ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में जो संपन्न हुई थी उसका आज पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक जो भी मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि सभी इससे लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति है। और इसमें आपको बता दें कि पूरा पाषाणिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला निम्न पूरा पाषाण काल जो लगभग 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। और इसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक है। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल जिस 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। तो इसमें भारत में आपको बता दें सबसे अच्छा जो इसका विवरण मिलता है वो भीमवेटिका की गुफा में जो मध्य प्रदेश में है। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में भीमवेटिका की गुफा है। भीमवेटिका की जो गुफा है वो वहाँ पे इस संस्कृति के बारे में सबसे अच्छा विवरण, चित्रकला के विवरण जो है मिलता है भीमवेटिका गुफा में। अच्छा, इस क्वेश्चन से हम एक और आपको चीज़ बता दें। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो आप पहले बता दें कि इस पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और आपको बता दें कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, आग का आविष्कार। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन था ये स्टार्ट हुआ है और सबसे पहला जो पालतू कुत्ता को पाला गया है ये भी याद रखिएगा। मध्य पाषाण में काल में इसकी शुरुआत हो गई है। और इसको छोड़कर यानी आग पूरा पाषाण और कुत्ता मध्य पाषाण, पशु मध्य पाषाण काल, और इसको छोड़कर जो भी कुछ आविष्कार हुआ है वो किस में हुआ है, नव पाषाण काल में हुआ है। चाहे वो पहिए का आविष्कार हो, चाहे वो मनुष्य खेती करना सीखे हों, कृषि करना, ये सभी इन दोनों को छोड़कर जो भी आए वो नव पाषाण काल में होगा, ये याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें वेद जो है 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और आपको बता दें कि सबसे पहले 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, ठीक है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो इसी 3 वेद को त्रयी या त्रयी भी कहते हैं। ठीक है, त्रयी यानी 3 पहले वेद थे। सामवेद का आविष्कार बाद में हुआ है जो महर्षि लोमहर्षि और उर्वासा ने इसका आविष्कार किया है। अच्छा, वेद के बारे में आपको और चीज़ बताते कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र, 10,462 ऋचाएँ हैं, इस भी याद रखिएगा। इस ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए, इसमें होत्री कहते हैं। इसका उपवेद है जो आर्युवेद, इसका उपवेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। बात करें हम यजुर्वेद की तो ये भी नोट कर लीजिए। यजुर्वेद जो है गद और पद का वेद है। इसके पढ़ने वाले को अर्धवयु कहते हैं। नोट कर लीजिए, यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको अर्धवयु कहते हैं। और इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है, धनुर्वेद। ठीक है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, ये गद और पद का वेद है। तीसरा आता है सामवेद जो गाए जाने वाली शकली, भारत में संगीत का जनक भी सामवेद को ही बोला जाता है। और सामवेद के बारे में बता दें कि सामवेद का लगभग जो ये लगभग सूत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं वो यजुर्वेद से ही ली गई हैं। तो सामवेद संगीत का जनक होता है और इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसके पढ़ने वाले को उद्गाता। इसका उपवेद है गंधर्ववेद और ब्राह्मण है पंचविश और तैत्रेय। और लास्ट वाला जो है अथर्ववेद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो अथर्ववेद को याद रखिएगा। अथर्ववेद में सबसे ये भूत पिशाच जादू टोना जितने भी कर्म का ये सब चीज़ है वो अथर्ववेद में आता है। और इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। और इसका जो उपवेद है शिल्पवेद है और ब्राह्मण जो है गोपत ब्राह्मण है। तो इतनी जानकारी नोट कर लीजिए। हमेशा याद रखिए जब भी हम कोई चीज़ लिखवाएं उसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो आपको बता दें, इस हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, यानी कांसा और ताम्र युगीन, ऐसी इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि कांसा का प्रयोग खोज इसी काल में हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का खोज नहीं हुआ था? तो आपको बता दें, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदरगाह किस पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त होता है? तो आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नोट कर लीजिए, यह जो है गोदीवारा क्षेत्र था, बंदरगाह था, और यहीं से सभी चीज़ एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो याद रखिएगा। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में भी अभी पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम काल समाप्ति की तिथि थी? तो वही प्राचीनतम काल जो था 10,000 ईस्वी, जो आपको हम बताए ही हैं पहले। पूरा प्रश्न काल में 3 भागों में जो बांटा गया था, उस जो लास्ट जो जा रहा था वो 10,000 इस वर्ष पूर्व तक जा रहा था, तो वहीं पर वो काल खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विख्यात शैल चित्रकला स्थल? तो आपको अभी बताए हैं कि भीमबेटका जो पूरा पाषाण कालिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में है, ये सबसे प्राचीन जो है शैल चित्रकला स्थल था ये भारत की। ठीक है, ये मध्य प्रदेश प्रांत में ये इस जिला का नाम याद रखिएगा, रायसेन जिला है। रायसेन जिला में ये पड़ता है, और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन में प्राचीनतम जो चिन्ह है यहाँ पे मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस काल में मिला है? तो आपको बता दें, मनके का जो निर्माण का काल मिला है वो पाटने जो है ये पाटने काल में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राक सैधव काल के किस पुरास्थल से हम द्वारा जूता हुआ खेत? तो आपको बता दें, जूता हुआ खेत का प्रमाण हड़प्पा कालीन कालीबंगा से मिला, और कालीबंगा राजस्थान में आपको पड़ता है, याद रखिए। कालीबंगा जो है राजस्थान में गंगानगर जिला है, वहाँ पे पड़ता है। ये नदी याद रखिएगा, घग्घर नदी, घ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिले हैं? जूते हुए खेत का जूते हुए खेत, कच्ची मिट्टी ईंटे का भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिरांद पुरास्थल का पर किस प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये मालूम है, चिरांद सारण जिले में ही पड़ता है, और ये नवपाषाणिक संस्कृति के यहाँ पे अवशेष मिले हैं चिरांद। ठीक है, और ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि यहाँ पे भगवान राम ने चीरा करके वहीं पे फेंका बीगा था, इसीलिए उसका नाम क्या था? चिरांद पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में पड़ता है? तो आपको बता दें, दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दमदमा, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और यहाँ पे मानव जो है सौधान यानी शवों को जो दफनाया जाता है, इसमें युग्म यानी जोड़ा युग्म दफनाने की पद्धति मिली है। और एक जगह ऐसा भी है जहाँ 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया, ये चीज़ दमदमा में पाया गया है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो आपको बता दें, पहला तो औजार जब बनता था, पहला नगरीकरण उस समय हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो उस समय आपको था पत्थर का आविष्कार था, तो पहला जो है पत्थर हो जाएगा, द्वितीय जो है वो हो जाएगा लोहा। तो द्वितीय नगरीकरण में लोहे का प्रमुख योगदान था, जो लगभग आपको वैदिक काल से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है, बिहार के वैशाली जिला में ये पड़ता है। और ये कोलीय वंशी ये जो हैं ये एक क्षत्रिय थे, और ये जो है जैन धर्मावली थे, 24वें तीर्थकर भी ये याद थे। और जैन धर्म का संस्थापक आपको कौन है? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है, नोट कर लीजिएगा, ऋषभ
देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो महावीर जी थे जो 24वें थे। 23वां कभी कभी तीर्थकर पूछ देता है तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आपको बता दें महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और महामाया इनकी माता थी। और ये 7 दिन महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन गुजर गई। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण की इनकी माता जो थी, जो मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जिनका नाम था गौतमी जी, याद रखिएगा। यही इनकी जो पालन पोषण की। और बाद में इनके पिता जो थे, इन सुधोधन नाम था, उन्होंने गौतमी जी से विवाह कर लिया। तो महामाया इनकी माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र आपको बता दें कि मगध की राजधानी रही है। मगध की ग्रीबज भी रही है राजधानी, और पाटलिपुत्र, क्योंकि मगध का एक वंश है। मगध का ही राजा उदयीन था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयीन, नोट कर लीजिए, उदयीन जो है पाटलिपुत्र, सोन और गंगा नदी के बीच में पाटलिपुत्र का जो स्थापना की उदयीन ने किया था, वो मगध का ही शासक था। अच्छा, काशी जो था, काशी के राजा, काशी जो था इसका वाराणसी जो है इसकी राजधानी थी। बात करते हैं अंक की, तो अंक की चंपा थी राजधानी, और कौशल की जो थी सरस्वती थी। सरस्वती ये पड़ता है उत्तर प्रदेश अयोध्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती का राजधानी उज्जैनी हो जाएगा, जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। महेशमती जिसको भी हम लोग कहते हैं, अवंती का ये राजधानी थी। और अवंती 2 पार्टों में बटा था, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। ठीक है, तो उत्तरी अवंती जो था, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जो था उसकी राजधानी महेशमती थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो आपको याद होगा कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा धनानंद की सेना को, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की सेना को हराकर, और वहाँ पे मौर्य वंश का स्थापना किया। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो आपको बता दें अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें इतना ना लहू बहा दिया था यहाँ के लोगों में। तो इसके बाद ही इसने धर्मचक्र परिवर्तन कर लिया, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और सब छोड़ दिया। मारकाट, इतना इसमें इतना खून बहवाया था। ये है कलिंग युद्ध की। इसकी जानकारी हमको 13वें शिलालेख से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध समिति द्वारा बुलाई गई थी, किसके द्वारा? तो आपको बता दें चौथी बौद्ध समिति है जो कनिष्क के काल में प्रथम शताब्दी में बुलाई गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध समिति के, ये भी नोट कर लीजिए, जो अध्यक्ष थे वो थे अध्यक्ष वसुमित्र थे, नोट कर लीजिए। और ये इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष और अध्यक्ष वसुमित्र थे, और ये कश्मीर के कुंडग्राम में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, 4 बौद्ध समिति में पहली बौद्ध समिति किसके काल में? तो अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में हुआ था, तीसरा अशोक के काल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के काल में 4 बौद्ध समिति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इन्हीं के काल में चीनी यात्री जो फाहियान है, फाहियान, वो भारत की यात्रा किया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय काल में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। तो आपको बता दें कि मेहरौली लौह स्तंभ का चंद्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, और ये गुप्त काल के प्रतापी राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं, कौन सा सिक्के हैं भारत के प्राचीनतम? तो आपको बता दें भारत के प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा गया है, और भारतीय सिक्का का शुरुआत इसी से माना गया, हाथ सिक्के से। इसकी लगभग 600 BC यानी 6ठी शताब्दी
पूर्व ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका प्रचलन था, ऐसा माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति तो आप सभी को मालूम होगा कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले, जो 2 समय का यानी पूरे 10 साल रहे थे, 12 साल रहे थे ये, तो 2 कार्यकाल ये पूरा किए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किस शासक ने गुलामों हेतु बोल रहा है किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। तो आपको बता दें सल्तनत कालीन जो फिरोज शाह तुगलक था, इसी के काल में सबसे अधिक गुलाम लगभग 1,80,000 गुलाम रहते थे। 1,80,000 गुलाम रहते थे और इसने ही गुलामों हेतु एक विभाग की भी स्थापना की थी, जिसका नाम है दीवाने बदगान। लिख लीजिएगा, दीवान ए बदगान, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, और पहली महिला जो थी दिल्ली सल्तनत पहली महिला सुल्तान, भारत की भी पहली महिला सुल्तान यही थी, रजिया सुल्तान। सिकंदर लोदी, आगरा शहर की स्थापना इसने किया था। महमूद गजनवी 17 बार भारत पे आक्रमण किया, सबसे ज़्यादा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे सबसे भयंकर किया था। 17वां जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के कितने खंड है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको बता दें अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है इस पुस्तक को, और अकबरनामा की कहानी, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, और अकबर की जीवन काल के सुंदर से व्याख्या ये करता है, और ये 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल है, नोट कर लीजिएगा, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो आपको बता दें रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, और महाभारत को जय संहिता भी कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपको बता दें हेमचंद द्वितीय जो था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या केवल हेमू एक हिंदू राजा था। ठीक है, और इस 16वीं शताब्दी इसका कार्यकाल था, भारत पर ये राज किया था इस समय। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अफगान वंश से युद्ध भी इसका हुआ था, और जब मुगल एवं अफगान वंश दोनों दिल्ली में राज के लिए तत्पर थे, तब इतिहासकार हेमू को भारत का नेपोलियन इसी समय कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे स्थित है, और ये ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, कुमार संभव भी लिखे थे यही। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, और तुलसीदास ने तो मालूम ही होगा रामायण लिखा था। ठीक है, हर्षचरित वानभट्ट की रचना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही लागू किया गया था, वो कौन थे? तो अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म लागू किया गया था 1582 ईस्वी में। और ये भी आपको बता दें इसको मानने वाला सबसे पहला हिंदू और एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जिसका मूल नाम बीरबल था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आपको बता दें खिलाफत आंदोलन जो था वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया, क्योंकि तुर्की खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो जो ब्रिटिश सरकार था वो तुर्की के साथ की जाने वाली जो संधियाँ थी वो न्यायोचित नहीं थी, और उसको क्या किया था, वो दबाने की कोशिश की थी ब्रिटिश साम्राज्य, और तोड़ने की भी कोशिश की थी, जिसके लेकर बहुसंख्यक वर्ग में काफ़ी
काफ़ी उतावले हो गए थे और ब्रिटिश का बहिष्कार करने पे तुले थे। इसी में बाद में महात्मा गांधी ने भी इसका साथ दिया था खिलाफत आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आपको बता दें 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रारंभ किए थे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो आपको बता दें ये बी.डी. सावरकर जो है इन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया और इसी के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक लगा के डांडी कानून को भी तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा का घटना कब घटित हुआ? तो आपको बता दें चौरी चौरा का घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ। अच्छा, क्यों घटित हुआ? तो कि यहाँ पे चौरी चौरा जो है गोरखपुर के समीप पड़ता है और यहाँ पे क्या किए थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये सब कांड हुआ तो उससे उत्साहित लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक थाने में आग लगा दिए जिसमें एक थानेदार और 21 लोगों की सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो इसी को लेकर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएस का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। आरएसएस का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में। और एक और चीज़ आपको बता दें, इसकी स्थापना जो था 1925 ईस्वी में हुआ था आरएसएस की स्थापना। और कौन किए थे? तो डॉक्टर केशव हेडगेवार का। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, डॉक्टर केशव हेडगेवार, नोट कर लीजिए। हेडगेवार जो थे वो 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना किए थे। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे 2000 मीटर से अधिक किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का है, यानी अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक? तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में लगभग 72% भौगोलिक क्षेत्र है और वो लगभग 2000 मीटर से अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदी द्रोणों में किस द्रोणों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे नदी द्रोण कौन सी है? तो आपको बता दें सबसे जो नदी द्रोण है वो साबरमती नदी द्रोण है। और सभी को याद रखिएगा साबरमती को 21,674 वर्ग किलोमीटर में इसका द्रोण है। ब्राह्मणी नदी जो है वो 39,000 के करीब नदी द्रोण है इसका वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और पेन्नार सबसे ज़्यादा है, ये है 55,000 के करीब। और माही जो है ये 34,000 के करीब ये नदी द्रोण है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम कौन हो गया? साबरमती नदी द्रोण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें दोदा बेटा तमिलनाडु पे ही है, गुरु शिखर राजस्थान में है, और गोरखनाथ जो है ये भी गुजरात में सही है, ठीक है। महेंद्रगिरी नहीं होगा आंध्र प्रदेश, महेंद्रगिरी जो होगा वो होगा उड़ीसा में, नोट कर लीजिए। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में स्थित है, पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मिलान करने के लिए दिया है, कह रहा है कोयला भंडार। तो कोयला भंडार जो है पहला का 2 हो जाएगा, कैरेबियम से परामियन क्रम पे है। पेट्रोलियम भंडार जो इयोसिन से मायोसिन क्रम, ये भी सही है। 1 का 2, बी का 3, ठीक है। तो 1 का 2, बी का 3, यानी आंसर नंबर क्या हो गया? सी हो गया। सी का 4 हो जाएगा स्वर्ण भंडार धारवाड़ क्रम, और हीरा भंडार जो है विध्यन क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? और फिर एक जोड़ा दिया है और वो बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए कॉयर बोर्ड जो है कोचीन में, ठीक है, कोचीन में भी ये पड़ता है। तो 41 का क्या हो गया? 41 का आंसर ही हो गया, पहला ही गलती है तो ये हो जाएगा। ये होता है कोचीन में, ठीक है। और बाकी स्पाइस बोर्ड कोचीन ये भी सही है, ठीक है। बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड कोलकाता सही है। ये पहला नंबर कोचीन नोट कर लीजिए, ये होगा।
चलिए, भारत में सबसे बड़ा नदी नमक जो उत्पादित करता है वो गुजरात है, और गुजरात से ही सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। और इसके बाद जो पड़ता है 2 नंबर में तमिलनाडु करता है, और 3 नंबर में राजस्थान करता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनगंगा सहायक नदी जो है, गोदावरी के सहायक नदी वेनगंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसका मुख्यालय और रेलवे क्षेत्र में लगाना है, कौन सा सही है? तो आपको बता दें, पूर्व मध्य रेलवे जो बिहार में ही पड़ता है वो कहाँ है? हाजीपुर में। 1 का 4, ठीक है, 2 में दिया है। अब आगे भी देख लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण जो मध्य रेल है ये जबलपुर में पड़ता है, यानी हो गया बी का 2, 1 का 4 बी का 2, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम मध्य जो पड़ता है ये इलाहाबाद पड़ता है, और उत्तर मध्य जो है सिकंदराबाद पड़ता है, उत्तर मध्य सिकंदराबाद। तो ऐसे करके डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फिर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र जो कौन है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र जो होगा वो मध्य प्रदेश नहीं होगा, और ये हो जाएगा लक्षद्वीप। तो पहला ही गलत है। मैग्रोवा क्षेत्र पश्चिम बंगाल सही है। मूंगा चट्टान अंडोवर निकोबार द्वीप समूह ये भी सही है। और नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र वो गुजरात सही है, पहला ही गलत है। और ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, लक्षद्वीप होगा, क्योंकि यहाँ पे 90.33% के करीब केवल जो है वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूसर और भूमि जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें, धूसर और भूरी जमीन जो है वो सर्वाधिक इसका विस्तार जो है राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिलान करना है, पेट्रोलियम जो है सिल्वर है, और देख लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, आपको यहाँ बता दें, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पड़ता है। और दूसरा है सिल्वर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, चांदी जो है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। और ठीक है, और सी जो है डायनामाइट जो है, डायनामाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो डायनामाइट आपको जो है मध्य प्रदेश में, हीरे का खान ही है मध्य प्रदेश। और टंगस्टन जो है, टंगस्टन कर्नाटक में होता है, टंगस्टन जो है ये कर्नाटक में होता है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत में बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया? तो आपको बता दें कि कांडला जो है, जो कांडला कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसी का नाम बदल के कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिलान करना है, सरोवर है और उसका राज्य से मिलान करना है। तो आपको बता दें कि पुलिकट जो पड़ता है आंध्र प्रदेश से, 1 का 4 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए तो एक ही में 1 का 4 है, तो वहाँ से एक ही देख के आप भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन और भी मिला लेते हैं। हरिके जो है पंजाब में पड़ता है, नल सरोवर गुजरात में पड़ता है, और वेदांता जो है तमिलनाडु, ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय और ऊर्जा संयंत्र जो है वो बताना, इसमें से कौन सूरत नहीं है? कुमसी क्या सही है? तो आपको बता दें, इसमें ये जो है ये सही है, कुमती विश्व में सबसे बड़ा सौर पार्क, ये भी सही है। और बंसूरा सागर बांचल और सौर ऊर्जा केरल, ये भी सही है। ये गलत है, पावगढ़ और पार्क जो है ये गुजरात में नहीं पड़ता है, ये आपको कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 की मेज़बानी की? तो 18 पूछ रहा है, तो ये कौन की थी? रूस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको बता दें चीन में होने वाला है 2022 का एशियन गेम्स, चीन के हांगझोउ शहर में, याद रखिएगा। अच्छा, भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और आपको बता दें नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो पहला जो थे वो अरविंद पनगड़ैया थे, नाम नोट कर लीजिए, अरविंद पनगड़ैया पहला जो थे। अभी डॉक्टर राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है? तो बता दें एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनए को महासचिव है, और ये जो है पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखिए, पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहला महासचिव जो यूएनए के थे वो वान की मून थे। अगला देखते हैं।
द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 का किस, तो 2017 का पूछा है, तो उस समय विराट कोहली थे। अभी द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 जो हैं वो कौन हुए हैं, तो आपको बता दें ब्रिटेन का जो इंग्लैंड का टीम के बेन स्टोक ऑलराउंडर है वो हुए हैं, बेन स्टोक। अच्छा, भारत के रोहित शर्मा भी हुए हैं, तो वो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 रोहित शर्मा हुए हैं, याद रखिएगा। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया है, तो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को भारत में वापस लाना, ये इसका उद्देश्य है। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ था, और ये आपको बता दें 2015 में ही, जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडियन हैकथन प्रोग्राम की शुभारंभ किया गया है, तो इंडियन हैकथन प्रोग्राम की शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि तकनीकी समस्याओं का पहचान करके उसके समस्या का समाधान खोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया, तो बिहार ने ही रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्सप्रेस का नाम अटल पथ घोषित किया गया, तो आपको बता दें बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम अटल पथ एक्सप्रेस घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उस समय 2018 में उस समय रंजन गोगोई थे जो 46वें थे। अभी 47वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं शरद अरविंद बोबडे, याद रखिएगा शरद अरविंद बोबडे जो कौन से 47वें हैं, बोबडे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मदद संबंधित है, तो आपको बता दें ऑपरेशन मदद केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाने के लिए बनाया गया था ऑपरेशन मदद। ठीक है, अगला डीएमके के वर्तमान अध्यक्ष अभी भी जो हैं वो एमके स्टालिन ही हैं, और अन्नामुदाई की ये पार्टी डीएमके हैं, काफ़ी बड़ी पार्टी है जो साउथ में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वल्लभ भाई पटेल का संबंध इनसे, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, और लगभग 182 मीटर ऊंचाई, विश्व की सबसे बड़ी लंबी मूर्ति ये बनाया गया है गुजरात के नर्मदा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया है दशहरा नहीं, ये कोई नहीं होगा क्योंकि 29 आपको अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पे क्या नाम रख दिया गया है, तो आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है। चलिए, अमेरिका द्वारा लीजल ऑफ मेरिट सम्मान, तो 2018 में लीजल ऑफ मेरिट सम्मान जो है जनरल दरबीर सिंह सुहाग को दिया गया था अमेरिका द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रपति दिए थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे 2018 में, अगस्त 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनी रॉय मौर्य किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो अभी भी वही के हैं, और वो बता दें उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेनी रानी मौर्य जो हैं उत्तराखंड के। 2018 में ये नियुक्त हुए थे, अभी भी है, भाजपा के ये पार्टी के मेंबर हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, तो आपको बता दें एनआरसी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये किलोवाट जो घंटा है ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआरआई मशीन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, तो आपको बता दें चुंबकीय तरंग का प्रयोग एमआरआई मशीन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो लेजर जो प्रिंटर का प्रयोग होता है वो आपको बता दें, लेजर प्रिंटर का प्रयोग अर्धचालक लेजर में होता है, अर्धचालक लेजर में। चलिए, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, लेंस की शक्ति। अच्छा, फर्मी मात्रक है तो आपको लंबाई का मात्रक फर्मी है, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला, सीटी स्कैन में प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो सीटी स्कैन के प्रयोग में आपको जो है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखा जाएगा? तो 111 लिखा जाएगा, उसी का मतलब बाइनरी कोड में 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होगा। सभी का देख लीजिए, सोना का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेल्सियस होता है, और सिलिकॉन का जो गलनांक होता है 1414 होता है। देख लीजिए यहाँ पे, तो 1414 ज़्यादा है 1064 से। और उसके बाद तांबा का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन हो जाएगा। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें, इसरो का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है, और इसरो के अभी कौन है अध्यक्ष? तो के सिवन है, याद रखिए, के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो आपको बता दें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की आविष्कार की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको बता दें, वायरस वाला जुकाम जो है वायरस से होता है, और बाकी ये टाइफाइड, कोलेरा और टिटनेस ये सभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है? तो आपको बता दें, परमाणु रिएक्टर में जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था? तो आपको बता दें कि विश्व का पहला डेंगू जो अनुमोदित किया था वो मैक्सिको ने किया था, और उसका नाम डेंगुएक्सा रखा था, डेंगुएक्सिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब लॉन्च हुआ था? तो 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TEIRLS क्या है? तो ये एक बता दें, ये एक जो है रॉकेट जो है प्रशिक्षण स्टेशन है। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, थम्बो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ठीक है, तो ये एक रॉकेट प्रक्षेपक स्टेशन है। चलिए, ओम मात्रक किसका है? तो आपको मालूम ही होगा, ओम जो है किसका मात्रक है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार जो है, सोनार किस पे करता है? तो सोनार जो है ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, और चमगादड़ भी ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पे ही काम करता है, इसीलिए सोनार इसका आंसर हो जाएगा। खाने का सोडियम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अधोवन सोडा क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा धोवन। ठीक है, और बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होगा। आगे, पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आपको बता दें, 4 डिग्री पे पानी का ताप अधिकतम होता है। इसके बाद क्या होगा? घटते जाएगा। गोबर गैस का प्रमुख रूप कौन सा है? तो आपको बता दें, गोबर गैस का प्रमुख रूप जो है वो क्या है? मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रिवेदी में कौन गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसानेट का इसका रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था? कभी कभी ये पूछ लेता है। तो 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था। नोट कर लीजिए, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि सही क्रम क्या है। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति जो होता है पनडुब्बी, तब ये लगातार ही दिया है, 1 2 3 4 ही इसका आंसर हो जाएगा।
किस वर्ष सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 ईस्वी में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था और एशिया का भी, तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पूरे एशिया में मिला था। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है, तो आपको बता दें एलपीजी का प्रमुख घटक जो है ब्यूटेन है, और कहीं कहीं ब्यूटेन और प्रोपेन भी देते हैं, तो वो भी आंसर हो जाएगा। अगला दे रहा है उस धातु का पहचान करें जो प्रकृति में अविषैले हैं, तो अविषैले कौन है, तो आपको बता दें सोना जो है अविषैला है और बाकी सब विषैले धातु हैं। अगला देखते हैं इंसुलिन का स्राव कौन करता है, तो इंसुलिन का स्राव अंगनाशय करता है, और आपको बता दें अंगनाशय के पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, और यही कम होने पे मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है, तो यक्षमा टीबी के लिए बीसीजी का प्रयोग होता है। ठीक है, टीबी से बचाने के लिए। ठीक है, अगला कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है उष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, और ये विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है विटामिन के टोकोफेरॉल के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है, तो आपको बता दें समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारा जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये 100 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी बच्चे 66वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दिए हैं 66वां बीपीएससी ग्रुप का, पीटी ग्रुप का, उससे ज्वाइन हो जाइए। उसमें डेली टेस्ट डेली सभी चीज़ चल रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।